हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीमा कुशवाहा फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। तो ऑप्टिकल फाइबर में हम इसके स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस तरह के ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के बीच डिफरेंस क्या है, सिंगल मोड फाइबर क्या है, मल्टी मोड फाइबर क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर, फर्स्ट व्हाट इज एन ऑप्टिकल फाइबर, स्ट्रक्चर, वर्किंग, टाइप्स, इसके टाइप्स है स्टेप इंडेक्स, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, सिंगल मोड एंड मल्टी मोड फाइबर, कम्युनिकेशन प्रोसेस, बेनिफिट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर, डिस्पर्जन इन ऑप्टिकल फाइबर, इंटरमोडल डिस्पर्जन एंड सेकेंड इंट्रामोडल डिस्पर्जन। तो हम पहले देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। व्हाट इज एन ऑप्टिकल फाइबर। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है। एन ऑप्टिकल फाइबर इज ए फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट फाइबर होता है जो कि बना होता है विच इज मेड बाई ड्राइंग ग्लास, सिलिका और प्लास्टिक, जो कि बना होता है ग्लास, सिलिका और प्लास्टिक का। वो ग्लास या प्लास्टिक के बने होते हैं और काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। आप इसको खींच सकते हैं, ये टूटेंगी नहीं, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर हैव डायमीटर स्लाइटली थिक देन दैट ए ह्यूमन हेयर। तो ऑप्टिकल फाइबर ऐसा होता है, इसका जो डायमीटर होता है वो बहुत ही कम होता है, जो इसमें जो ह्यूमन हेयर है उससे थोड़ा सा ये मोटा होता है। तो हम देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर एंड वर्किंग, इसकी बनावट और ये कैसे काम करता है। स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आर मेड ऑफ ग्लास, सिलिका और प्लास्टिक। ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो बने होते हैं ग्लास के और ग्लास, सिलिका की या प्लास्टिक के होते हैं। मोस्ट ऑप्टिकल फाइबर यूज इन कम्युनिकेशन हैव डायमीटर ऑफ 0.25 मिलीमीटर एंड 0.5 मिलीमीटर इन क्लैडिंग आउटर कोटिंग। इसका जो डायमीटर होता है वो 0.25 मिलीमीटर तक होता है। इसके 3 लेयर होते हैं। इसमें जो डायमीटर दिया हुआ है वो आउटर कोटिंग के लिए, प्रोटेक्शन के बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए जो कवरिंग की जाती है उसकी लेयर, उसकी जो थिकनेस होती है वो 0.25 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर उसकी थिकनेस होती है। ऑप्टिकल फाइबर हैव ट्रांसपेरेंट कोर which is surrounded by a transparent cladding and this cladding has a protective covering over it। ऑप्टिकल फाइबर में जो कोर होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। यहाँ पर 2 लेयर है। सबसे अंदर के लेयर को कोर कहते हैं। ऊपर जो लेयर होती है वो भी ट्रांसपेरेंट ही होती है, उसे क्लैडिंग कहते हैं। मेन यही जो लेयर है, इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो इन्हीं 2 पर बेस्ड है, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए एक और लेयर बनाई जाती है, प्रोटेक्टिव कवर। इसके लिए होता है सुरक्षा की दृष्टि से वो तीसरी लेयर है। जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो उसको सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, और जो कोर और क्लैडिंग होती है वो ही मेन जो है वो 2 लेयर है। जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बेस्ड है, जो 2 कैटेगरी में होते हैं। बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। यहाँ पे जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस में 2 कैटेगरी में होते हैं और वो 2 तरह के 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होता है स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, सेकेंड होता है ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल क्या है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल का मतलब है कि किस तरह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस भी मटेरियल का जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा
लाइट उससे उतनी कम स्पीड से प्रोपोगेट होगी, कम स्पीड से चलेगी। और जो रिफ्रैक्टिव होता है उसे म्यू से डिनोट करते हैं। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है वो यहाँ पे म्यू है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल म्यू है। म्यू इक्वल टू होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, म्यू इक्वल टू होता है C/V। तो C वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम के लिए और V है उस मीडियम में जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना चाहते हैं। तो C जो होती है वो स्पीड है, क्योंकि लाइट है वो सबसे तेज गति से ट्रैवलर करती है और इसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसे ये कोर क्लैडिंग, जो कोर क्लैडिंग होते हैं इस पे, तो कैसे कोर क्लैडिंग में चेंजेस आते हैं, किस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसका मटेरियल, उसकी डेंसिटी है, वो कैसे कैसे चेंज होती है, उस स्ट्रक्चर के बेस में हम 2 तरह के ऑप्टिकल फाइबर पढ़ते हैं। 2 तरह के ऑप्टिकल फाइबर, स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। ये 2 तरह के हम लोग जो फाइबर हैं वो पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि स्टेप इंडेक्स फाइबर क्या होते हैं। इसे हम स्ट्रक्चर से समझते हैं। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो कोर होती है जो यहाँ पे μ1 है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और क्लैडिंग का μ2 है। यहाँ पे μ1 है वो कोर के लिए और क्लैडिंग के लिए है μ2। तो μ1 है वो μ2 से बड़ा होता है, μ1 ग्रेटर देन μ2। तो प्रोसेस के लिए जरूरी है μ1 ग्रेटर देन μ2। से जो लाइट रे है वो कोर के अंदर ही ट्रैवलर करती है। यहाँ पे जो लाइट रे है वो कोर के अंदर ही ट्रैवलर करती है। कोर के अंदर ही उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। स्टेप इंडेक्स फाइबर में μ1 बड़ा होता है μ2 से। μ2 से स्टेप चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही जो रे है यहाँ पे क्लैडिंग से टकराती है तो उसका स्टेप है वो चेंज होता है। जबकि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में जो μ2 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पूरे लेयर में सेम रहता है। यहाँ पे स्टेप इंडेक्स फाइबर में जैसे ये रे अंदर पहुंचती है तो स्टेप इंडेक्स फाइबर में जो μ1 है वो, स्टेप इंडेक्स फाइबर में क्या होता है, जो μ1 है वो बड़ा होता है μ2 से। तो यहाँ पर जैसे ही ये जो रे है क्लैडिंग से टकराती है तो इसका स्टेप है वो चेंजेस होता है, सडन चेंज होता है। जबकि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में जो μ2 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरे लेयर में सेम रहता है, जो कि μ1 से कम है। लेकिन μ1 में ये जो एक्सिस है, यहाँ पे जो एक्सिस बन रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा आउटर साइड पर μ2 की ओर ऊपर की ओर जाएगा, तो जहाँ पर ये मिल रही है सेंटर से ऊपर की ओर, सेंटर से ऊपर तक जाएगा। तो आउटसाइडर पर μ2 की ओर वैसे वैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होता जाएगा। तो सेंटर में सबसे ज़्यादा होता है और यहाँ पर सबसे कम होता है, और जो μ2 है वो कांस्टेंट रहता है। इस तरह के बेस पर हम 2 तरह के ऑप्टिकल फाइबर पढ़ते हैं। कौन कौन सा? स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो ये हम समझ चुके हैं कि μ1 और μ2 कैसा होता है। अब हम देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम देखते हैं कि जो पूर्ण परावर्तन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, वो कैसे होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि μ1 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है μ2 से, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होता है, कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज़्यादा होता है क्लैडिंग से। तो क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, इसी की वजह से उसका जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो ज़्यादा, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब ये कैसे होता है आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायग्राम में समझते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। यहाँ पर 2 मीडियम लिए हैं, डेंसर मीडियम, यहाँ पे लाइन खींचिए तो नीचे वाला मीडियम डेंसर मीडियम हो गया, ऊपर वाला रेयर मीडियम हो गया। तो जब लाइट रे
डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में प्रवेश करती है तो वह क्या होगा, नॉर्मल से दूर हटती है। यदि यहाँ पे देखते हैं, यदि इंसिडेंस एंगल, ये हो गया इंसिडेंस एंगल और ये हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल, तो यदि इंसिडेंस एंगल की वैल्यू बढ़ाया जाए तो रिफ्रैक्टेड एंगल है उसकी वैल्यू भी बढ़ते जाती है। इस स्थिति में क्या होता है, इस जो रिफ्रैक्शन एंगल है 90 डिग्री हो जाता है, तो वह इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाता है। तो जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में प्रवेश करती है, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में प्रवेश करती है तो डेंसर मीडियम का वह इंसिडेंस एंगल जिसके लिए रेयर मीडियम में रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का हो जाता है उसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब यदि इंसिडेंस एंगल की वैल्यू को और बढ़ाते जाते हैं, यदि यहाँ पे इंसिडेंस एंगल की वैल्यू को और बढ़ाते जाएंगे तो लाइट का जो रिफ्रैक्शन है वो नहीं होता है और वह उसी मीडियम में वापस लौट आता है। यह जो फिनोमिना हो रहा है, घटना हो रही है, उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब लाइट रे डेंसर से रियर मीडियम में प्रवेश करती है तो इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से अधिक होता है, तो लाइट उसी मीडियम में रिफ्रैक्टेड हो जाता है। इस फिनोमिना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन होते हैं। फर्स्ट होता है लाइट को हमेशा डेंसर से रेयर मीडियम में जाना चाहिए और इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से अधिक होना चाहिए। तो ये पढ़े हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन 0.8 माइक्रोमीटर to 7.7 माइक्रोमीटर ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इस रेंज में ऑप्टिकल फाइबर में कम्युनिकेशन होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें 0.8 माइक्रोमीटर और 1.7 माइक्रोमीटर में ऑप्टिकल फाइबर में कम्युनिकेशन होता है। अब हम देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन प्रोसेस मैसेज। अब हम जो पढ़ेंगे वो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कम्युनिकेट करता है। सिंस हम जानते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है पहले एक ट्रांसमीटर होगा, बीच में केबल रहेगी और एंड में रिसीव होगा। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में हम जानते हैं कि मैसेज दैट वी नॉट टू ट्रांसमिट may be non-electrical in nature audio signal, so first of all it need to be converted into electrical from using ट्रांसड्यूसर। ऑप्टिकल फाइबर केबल में हम जानते हैं कि सिग्नल है वो ऑप्टिकल के रूप में, लाइट के रूप में या लाइट फॉर्म में ट्रैवलर करता है। करंट इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल उस तारों के अंदर, जो तार होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं होता ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, लेकिन हम जो मैसेज को भेज रहे हैं वो हमारा ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, किसी और फॉर्म में भी हो सकता है। इट्स मीन्स हम ट्रैवलर कराने के लिए हमें फर्स्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में पहले हम नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल को, सपोज हम एक ऑडियो भेजना चाहते हैं तो उस ऑडियो सिग्नल को पहले हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए हम यूज करेंगे लेजर लाइट। Now the message converted into electrical from modulator and optical source. Example लेजर और एलईडी। लेजर यहाँ पे हम लोग जो सोर्स के रूप में यूज कर रहे हैं लेजर और एलईडी। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन और एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो हम ऑप्टिकल सोर्स की तरह लेजर या एलईडी यूज करेंगे। ये दोनों लाइट की सोर्स है और लाइट ही ट्रैवलर करेगी उस ऑप्टिकल फाइबर में। तो हमने पहले क्या किया, उस नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो ऑडियो फॉर्म में हो सकता है उसको पहले इलेक्ट्रिकल बनाया,
इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो एक कंट्रोल सिग्नल का काम करेगा लेजर लाइट के लिए, एलईडी के लिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है लेजर और एलईडी। तो ये ऑप्टिकल फाइबर के सोर्स है, तो इनको ये मॉड्यूलेट करता है, कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करता है कि कितनी उसको मैसेज के वेरिएशन के अकॉर्डिंग वो लाइट है वो हम आउटपुट पे निकालते हैं। आफ्टर दिस द लाइट वेव containing message traveler through the optical fiber by the phenomena of total internal reflection. Due to total internal reflection, the energy loss is negligible inside the fiber while traveling. ये लाइट रे जो मैसेज है मॉड्यूलेट की गई है उसी हिसाब से वेरिएशन है उसमें, जैसे कि सिग्नल में ये सिग्नल को लाइट फॉर्म में ट्रेवलर करेगा। ऑप्टिकल फाइबर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें एनर्जी जो यहाँ पे घटना घटी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के रूप में होगा। इसमें जो एनर्जी लॉस हो रही है वो नेग्लिजिबल है, तो ये लाइट रे वो बिना लॉस के ट्रेवलर करती रहेगी। नाउ एट द रिसीविंग एंड फोटो डिटेक्टर like photodiode or photo transistor etc are used to convert the light signal back into electrical signal than the original message signal। फिर ये कहाँ पे पहुँचेगा? रिसीविंग एंड पर पहुँचेगा। रिसीविंग एंड पर हमें पता चलता है कि लाइट सिग्नल, और हम जो लाइट सिग्नल को रिसीव नहीं कर सकते वो लाइट सिग्नल को हम समझ नहीं सकते, हमें ऑडियो सिग्नल चाहिए जो कि हमारा ओरिजिनल मैसेज था। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं फोटो डिटेक्टर या यूज करते हैं फोटो डिटेक्टर और फोटो डायोड, फोटो ट्रांसमीटर जो यूज करता है यूज टू कन्वर्ट द लाइट सिग्नल बैक इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यहाँ पे जो फोटो डिटेक्टर है, फोटो डायोड है और फोटो ट्रांजिस्टर है, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको बदल सकेगा, फिर इसे हम ऑडियो में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो हम क्या करेंगे? फोटो डिटेक्टर ऐसे डिटेक्टर है जो लाइट होती है और वो फोटोन के रूप में होती है। तो लाइट के जो पार्टिकल है उसको फोटोन कहते हैं। तो फोटो डिटेक्टर जो यूज कर सकते हैं या फोटो डायोड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं लाइट के लिए। इन पर जैसे फोटोन ऑफ लाइट के पार्टिकल फोटोन कहलाते हैं। तो हम जानते हैं कि फोटोन में भी एनर्जी होती है और वो एनर्जी कैसी होती है? hc/λ के रूप में होती है। तो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है, तो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो ये फोटो डायोड जो फोटोन है वो सेंसिटिव होते हैं।